ये व्हाट्सअप गाइस आपका मेरे में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो एक सोलो स्टार एनीमे का एपिसोड नंबर 300 है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर लियो फैंग और उसके सभी साथीदार एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि उनकी जो शिप थी वो एक जगह पर लैंड की हुई होती है और चारों ओर बहुत बड़े पहाड़ थे और जंगल भी थे। और तभी हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। उसी वक्त हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टियान को जो अब थोड़ा बहुत इसकी हालत सुधर चुकी थी पर वो भी उतना भी घायल था। और हम देख सकते हैं कि उसका पैर भी अब ठीक हो चुका था और वो ठीक से चल भी पा रहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जैसे ही बाहर आता है वो तो लुओ फेंग और उसके साथीदारों को देखता है और वो देख कर उसे अच्छा लगता है कि वो सभी लोग कल्टीवेट करने के लिए बैठे हुए थे और वो वहीं पर ऊपर रहकर सभी लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा था, उन पे नजर रख रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं बवाता को जो चारों ओर घूम घूम कर देख रही होती है और वो यहाँ पर बोलती है कि ये इस रेलम का साइड एरिया है और यहाँ पर जो भी चल रहा है वो उसी के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और वो बोलती है कि हमें यहाँ पर कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। और वो ये भी बोलती है उसके बाद कि गैस हमें यहाँ पर ढूंढ सकता है क्योंकि यहाँ पर रिलम इदन रैन के उसके पास सीसीटीवी कैमरा है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि शायद वो हमें ना भी ढूंढ पाए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्ट है और मिस्ट की वजह से वो शायद उन लोगों को नहीं भी देख सकता और यहाँ पर पेड़ भी है और माउंटेन्स भी है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लीडर होंगी बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे चुप कर नहीं रह सकते, अगर हमें वहां से बाहर निकलना है तो कुछ तो हमें ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। इसी बात पर वॉरियर ईशान भी बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ से बाहर निकले और ये इनको यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता समझ आता है, वो है कल्टीवेशन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फैंग को जो अपने स्पेस रिंग के स्पेस रिंग के हेल्प से क्लाउड रबिंग रिंग को इवोल्यूशन करने के बारे में सोचता है। इसी की वजह से वो अपने स्पेस रिंग से लाइफ ऑफ फ्रूट को बाहर निकालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो लाइफ ऑफ फ्रूट को बाहर निकालता है यहाँ पर सभी लोग को बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लियो फैंग कल्टीवेशन करने जा रहा था। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे वो लाइफ ऑफ फ्रूट बाहर आता है यहाँ पर क्लाउड रबिंग वेन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्लाउड रबिंग वेन्स उस लाइफ ऑफ फ्रूट को अपने साथ वो बहुत ऊपर लेकर जाते हैं क्योंकि जब वो लोग कल्टीवेशन करेंगे और जब वो यहाँ पर क्लाउड रबिंग वेन्स उस लाइफ ऑफ फ्रूट का एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज वेव्स निकलने वाली थी। इसी वजह से वो उस लाइफ ऑफ फ्रूट को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लाउड रबिंग वेन्स लाइफ ऑफ फ्रूट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि यहाँ पर लीड लीड होंगलू वॉरियर लिशान और बबाता को उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तेज लग रही थी जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और यहाँ पर उनका कल्टिवेशन का लेवल प्रोसेस शुरू हो चुका था जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाउड रपिंग वेन्स लाइफ ऑफ फ्रूट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और यहाँ पर इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और देखते देखते हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड रपिंग वेन्स की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जमीन में गड़ने लगती है जैसे कि पेड़ की। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लियो फैंग जो कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था और यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लाउड रबिंग रेंज बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ सकती है, उनकी साइज भी बहुत बढ़ सकती है। वो इतनी बढ़ सकती है कि वो एक प्लेनेट को भी कवर कर सकती है और उनकी अगर ताकत और भी बढ़ गई तो पूरे यूनिवर्स में भी फैल सकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में यहाँ पर जमीन पे पैर भी टिका नहीं पा रहे होते हैं और वो क्लाउड ड्रॉपिंग इवेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और पूरे प्लेनेट पर फैल जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर लियो फैंग को पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लियो फैंग अपने मॉनिटर पर क्लाउड ड्रॉपिंग इवेंट्स को दिखता है जो बहुत तेजी से फैल चुकी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो 722 वाइड तक फैल चुकी थी और वो उनकी लंबाई चौड़ाई 210 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और वो बहुत तेजी से कल्टिवेट होने की कगार पर थी और बहुत तेजी से वो फैल रही थी। और ये सब देखने के बाद ओंगलू और वॉरियर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये लोग उस मॉनिटर पे देख ही रहे थे तभी अचानक यहाँ पर लियो फैंग के स्क्रीन मॉनिटर पर एक अलार्म अलर्ट मैसेज दे देता है। और ये अलर्ट मैसेज और किसी का नहीं बल्कि जिया का होता है। जिया को बहुत जख्मी हालत में थी और उसका खून भी बहुत निकल रहा था। और ये सब देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया बोलते हैं कि जल्द से जल्द मेरी मदद करो। यहाँ पर रॉयल टीम, नाकामिन टीम और नेल्सन टीम ने मेरे मेरे को चारों ओर से घेर लिया और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर लियो फैंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे टेंशन भी होने लगती है क्योंकि
जिया मुसीबत में थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब जिया ये सब इन्फॉर्मेशन दे ही रही थी, तभी उसका कॉल अचानक से कट हो जाता है और ये सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके जिया को बचाना था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लियो फैंग जिया को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां पर जाने ही वाला था, पर तभी यहाँ पर बाबाता बीच में आते हैं और बोलते हैं कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि क्लाउड रबिंग विंड का अभी तक एवोल्यूशन नहीं हुआ था और ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ था। और वो लोग बोलते हैं कि अभी भी हम लोग मरते मरते बचे हैं, जिसमें से एक बंदा जख्मी है और एक तो मर भी चुका है। अगर तुम अभी यहाँ से गए तो हम लोगों के मौत तय है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लियो फैंग को जिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और वो उसे कैसे भी करके बचाना चाहता था। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बबाता वो नहीं चाहती थी कि वो लियो फैंग उस जिया को बचाने के लिए जाए, और वो चाहती थी कि वो अभी यहीं पर रहे और उस क्लाउड ड्रॉपिंग बेंच पर ध्यान दे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लियो फैंग को उसकी चिंता हो रही थी, और वो होंगलू और वोरेल ईशान से एडवाइस मांगता है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लियो फैंग जिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के साथ उसके साथीदार भी उसका साथ देने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद बावाता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे भी कैसे भी करके उसे ब्रेक थ्रू करना है और वेंस को बचाना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और जिया को दिखाया जाता है, जो बहुत ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। और तभी हम देख सकते हैं कि उसके जो साथीदार थे सभी के सभी लोग मारे जा चुके थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिया की जो बैलेंस सिटी के सभी वॉरियर्स थे, सभी के सभी लोग मारे जा चुके थे और वो एक अचानक ही बची हुई थी। तभी हम देख सकते हैं ग्रीस को, जो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम तो मारी जा चुकी हो और तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी बर्बाद हो। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिया जो कि जमीन पर पड़ी हुई होती है और ग्रीस वहां पे आ जाता है और बोलता है कि वो क्रिस्टल बॉल मुझे दे दो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकती। वहां पर जिया बोलती है कि तुम तो सिर्फ सपने देखो। फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्रीस बोलता है कि तुम्हारे और ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं और तुम हमारा सामना नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इतनी बड़ी आर्मी का आसानी से सामना कर सकती हो? तुम अभी उठने की भी हालत में नहीं हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिया वहां पर बैठी हुई होती है और उसके सभी साथी मारे। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ जिया को, जो जिसे ग्रीस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि तुमने मेरे सिटी के बहुत सारे लोगों को मारा है और तुमने हुक को भी मार दिया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रीस बोलता है हुक ये कौन है? फिर वो उसके बाद बोलती है ओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसे तो मैंने तुम्हारे आंखों के सामने ही मारा था और तुम कुछ भी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जिया को उकसाने की कोशिश करता है, जिसको जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी हम देख सकते हैं कि जिया को अचानक से आवाज आती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लाउड रबिंग विंस वहां पर आ जाती है और वो सभी सैनिकों को एक एक करके मारने लगती है। और ये सब देखने के बाद विंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि करते करते वहां पर सभी चारों ओर क्लाउड रबिंग वेन्स फैल जाती है और वो जिया को अपने साथ ले जाती है। और ये सब देखने के बाद ग्रिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है अपने साथीदारों को एक कहाँ से है इसका पता लगा, और कुछ सैनिकों को उस होल के थ्रू जिया के पीछे भेज देता है, ताकि उसे पता चले कि वो क्लाउड रबिंग वेन्स कहाँ से आई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग उस क्लाउड रबिंग वेन्स के पीछे लगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लो फैंक की क्लाउड रबिंग वेन्स है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जिया वहां से जैसे जैसे करके बच जाती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर वो क्लाउड रबिंग वेन्स जिया को लेकर आती है, और जैसे ही जिया वहां से बाहर निकलती है होंगलू उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ग्रिस क्या कैसे भी करके उन लोगों को पकड़ना चाहता था। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जिया अब महफूज थी और उसके पीछे वो लोग उसे पकड़ने के लिए आ ही रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बवाता यहाँ पर सबको सुरक्षित देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, और उसी के साथ वो बोलती है कि स्मॉल फ्लाइंग नाइफ और क्लाउड रबिंग वेन्स को जमीन के थ्रू जिया को भेजने की टेक्निक मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बातों से ये भी बोलती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये पता होने के बावजूद भी तुमने सारी 72 क्लाउड रबिंग वेन्स जिया को बचाने के लिए भेज दिया। अच्छा हुआ कि यहाँ पर लीड होंगलू ने अपनी वेंस की एनर्जी तुम्हारे वेंस के साथ शेयर कर ली, वरना तुम अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लियो फैंग वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और वो चुप हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब उनको अचानक से आवाज आ जाती है और तभी उनको पता चल जाता है कि ग्रीस हमला करने के लिए वहां पर आ चुका था, और ग्रीस के सभी साथी भी वहां पर आ जाते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि तब तक यहाँ पर लियो फैंग कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ था, उसकी कल्टीवेशन लेवल अब ब्रेक थ्रू होने ही वाली थी और सभी लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड रबिंग वेन्स अपने ब्रेक थ्रू करने की स्टेज पे पहुंच ही चुके थे और यहाँ पर सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर हम देख सकते हैं कि विस भी आ जाता है और
निकायमिन टीम का भी लीडर आ जाता है और यहाँ पर सभी लोग गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक हम देख सकते हैं कि लियो फैंग अपनी आंखें खोल लेता है और इसी के साथ हम ये जान पाते हैं यहाँ पर कि क्लाउड रबिंग रेंज इवोल्यूशन कर चुके थे और उनका ब्रेक थ्रू हो चुका था और ये सभी लोग यहाँ पर लियो फैंग की गैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नाकामिन टीम का लीडर बहुत इवन स्माइल देते हुए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर लियो फेंग ने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और इसी के साथ वो अपनी सभी क्लाउड रबिंग विंस को यहाँ पर बाहर निकाल देता है जो कि बहुत ही बड़ी साइज में बढ़ चुकी थी और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रिस्ट की सेना यहाँ पर चींटियों की साइज की लग रही थी और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है तो तय था और ये सब देखने के बाद ग्रिस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लियो फैंग अपनी क्लाउड रबिंग विंस से इन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमें बाकी की सीरीज की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।